अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज़ आ रही है? स्टूडेंट्स बताएं, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है सबको? अस्सलाम वालेकुम। बाकायदा हम स्टार्ट करते हैं आज की एक्टिविटी। सबसे पहले मैं अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा। मेरा नाम सैयद मोहम्मद इलियास है और मैं बीएस एचएनडी एंड एमएस एचएनडी क्वालिफाइड हूँ। रिसेंटली मैं साउथ पंजाब हॉस्पिटल में एज ए क्लिनिकल डाइटिशियन वर्क कर रहा हूँ, पार्टिकुलरली इन कोविड वार्ड फॉर कोविड पेशेंट डाइट, और साथ ही एक प्राइवेट क्लिनिक में एज ए डाइटरी कंसल्टेंट पाक न्यूट्रिशन क्लिनिक मुल्तान में वर्क कर रहा हूँ। और इसके साथ ही मैं पाक न्यूट्री सर्विसेज जो जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, उसको डायरेक्टरेट भी कर रहा हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कोविड के हवाले से, क्योंकि कोविड के हवाले से थोड़ी सी स्पेशलाइजेशन भी हैं, तो इस हवाले से मैं थोड़ा सा आप लोगों को गाइड करना चाहूँगा कि कोविड क्या है, इसे कैसे मैनेज किया जा सकता है और ये डिज़ीज़ है क्या। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा कि कोविड है क्या। जैसे कोविड-19 एक वायरस है और इसे कोरोना क्यों कहा जाता है। सॉरी, मैं सबसे पहले जैसे बता रहा था कोविड है क्या। कोविड एक वायरस है और इसे कोरोना क्यों कहा जाता है। कोरोना इसे इस वजह से कहा जाता है कि इसकी जो स्ट्रक्चर है, जो इसकी शेप है, क्रोन लाइक स्पाइक्स हैं इसकी सर्विस पे, तो इसी वजह से जो है इसे कोरोना कहा जाता है। दूसरी बात ये होती है कि इसमें सिम्पटम्स वगैरह क्या हो सकती हैं। इस कोविड के हवाले से इसकी जो कॉमन सिम्पटम्स हैं उसमें फ़ीवर है, कफ़ है, स्पोटम है, इसके साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, डिस्पनिया है, हाइपोक्सिया है, हाइपरकैप्निया है। ये एक कॉमन सिम्पटम्स हैं कोविड की, जो मीन के मोस्टली लोगों में देखी जाती हैं। इसके बाद सिम्पटम्स के बाद बात आती है कि कोविड की टेस्ट की, कि कोविड का टेस्ट जो है हम क्यों परफॉर्म करते हैं और इसे कैसे परफॉर्म किया जा सकता है। कोविड के दो तरह के जो है टेस्ट होते हैं। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो या मीन की कोई डिस्टर्बेंस, आवाज़ सही ना आ रही हो, तो मुझे काइंडली बता दीजिएगा। तो कोविड के मोस्टली दो तरह के टेस्ट किए जाते हैं, एक पीसीआर और दूसरा एंटीबॉडी। और फिर क्वेश्चन होता है कि पीसीआर हम कब करते हैं और दूसरा एंटीबॉडी का टेस्ट जो है कब परफॉर्म किया जाता है।
पीसीआर तब परफॉर्म किया जाता है जब एक पेशेंट में सिम्पटम्स जो मैंने आपको बताई हैं, अगर सिम्पटम्स ये इंडिकेट कर रही हैं, नज़र आ रही हैं, तो तब हम कोविड पीसीआर करते हैं। और इसे एंटीजन टेस्ट भी कहा जाता है। एंटीजन मीन कि ये डिटेक्शन होती है कि कोविड कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है। और दूसरा जो है एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीबॉडी टेस्ट तब परफॉर्म किया जाता है जब सिम्पटम्स इतनी ख़ास नज़र ना आए, लेकिन एक सस्पेक्टेड हो, मीन के शुबा हो किसी को कि मुझे कोविड है, वो टेस्ट कराना चाहता है, तो तब एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है और तब देखी जाती हैं बॉडी में कि एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं या नहीं। जो कोविड पीसीआर का टेस्ट है वो मीन कि हमारा सैंपल लिया जाता है थ्रोट से, समटाइम्स सलाइवा से भी उसका टेस्ट किया जाता है या नोज़ल कैविटी से। और दूसरा जो एंटीबॉडी वाला टेस्ट है उससे परफॉर्म किया जाता है हमारे वेंस, ब्लड वेंस के ज़रिए, तो इसको परफॉर्म किया जाता है। दूसरा हमने जैसे कहा कि एक वायरस है डिजीज़ का, फिर ये करता क्या है वायरस? ये हमारी एक तरह की जो वायरस है ये रेस्पिरेटरी इलनेस है, मीन के रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिसीज़ है। फिर अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो उसमें हमारा माउथ भी आता है, नोज़ भी आता है, थ्रोट है, ट्रैकिया है, और साथ जो है लेरिंक्स है, फेरिंक्स है, और मीन के लंग्स हैं, ब्रोंक्यूल्स हैं। तो इन तमाम चीज़ों फिर ये है कि ठीक है, ये सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसको इफ़ेक्ट भी कर रहा है, तो इफ़ेक्ट कैसे कर सकता है ये इफ़ेक्ट करने का ये तरीका है कि दो कॉमन जो सिम्पटम्स हैं इसकी, जो ज़्यादा मीन के इफ़ेक्ट करता है वो दो तरह से। एक क्लॉटिंग, मीन के ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है जिससे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है डिस्टर्ब हो जाता है, मीन के जो ऑक्सीजन की सप्लाई है बॉडी को वो रुक जाती है। दूसरी होती है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो गई लंग्स के पार्ट में, तब भी एयरवे जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसी वजह से मे भी आप लोग में से कोई हॉस्पिटल में या किसी ने रिपोर्ट्स देखी हों, तो एक तो कोविड टेस्ट के लिए पीसीआर वगैरह देखा जाता है, इसके साथ काफ़ी सारे टेस्ट हो रहते हैं जिसमें सबसे अहम होता है आपके इलेक्ट्रोलाइट, सीबीसी होता है, सीबीसी में आरबीसी है, वाइट ब्लड सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, वो तमाम इन्फेक्शन को इंडिकेट करने के लिए परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। इसके साथ जो दूसरा टेस्ट किया जाता है वो आपका है डी डिमर। डी डिमर ये बेसिकली क्लॉटिंग को देखने के लिए जो है ना डी डिमर टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे पेशेंट आते हैं हमारे पास, जब उनका डी डिमर टेस्ट किया जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनका 10,000 से भी एक्सीड कर रहा होता है डी डिमर, जिसकी नॉर्मल वैल्यू 500 होती है, 500 नैनोग्राम। और इसी तरह से दूसरा सीआरपी, इन्फ्लेमेशन को देखने के लिए सी रिएक्टिव प्रोटीन परफॉर्म किया जाता है, उसकी नॉर्मल वैल्यू 6 होती है, लेकिन जो कोविड पेशेंट होते हैं उसमें भी काफ़ी हद तक वो एक्सीड कर रहा होता है, जो एक इन्फ्लेमेशन को इंडिकेट करता है। एक जनरल सा ओवरव्यू था कोविड के हवाले से कि कोविड है क्या, इसमें क्या हो रहा होता है और इसे परफॉर्म किया जा कैसे परफॉर्म किया जा सकता है इसके टेस्ट वगैरह को। जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है इम्यूनिटी और कोविड 19 में डाइट, कि डाइट को कैसे मैनेज किया जा सकता है या इस कोविड 19 से कैसे बचा जा सकता है। एनीवन कोई प्रिकॉशन डिस्कस करना चाहेगा कि कौन सी डिस्कशन हो सकती हैं? कोविड को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? काइंडली आप लोग शेयर करें अपने कमेंट्स। साथ में दो चीज़ें हैं कोविड 19 के हवाले से। एक है प्रिवेंशन, मीन के कैसे बचा जा सकता है। दूसरा, अगर कोविड हो जाए तो उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसके अगेंस्ट फाइट कैसे किया जा सकता है। तो जो सबसे बचने का अच्छा तरीका है वो है कि आप मास्क यूज़ करें, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें, एक प्रॉपर डिस्टेंस रखें दूसरे लोगों से। दूसरा, अगर स्नीजिंग वगैरह, कॉफ़ वगैरह हो रही है तो अपने मुंह को ढांप के रखें।
गार्गल वगैरह का इस्तेमाल करें और साथ जो है फ़ास्ट फूड वगैरह से का इस्तेमाल कम करें। इस तरीके से जो है एक या मीन के होम आइसोलेशन भी हो सकती है, मीन के अगर गैर ज़रूरी घरों से ना निकलें। ये एक कॉमन वे है जिससे ज़रिए हम कोविड से बच सकते हैं। मीन की सूरत में हो सके कि कोविड हमें ना हो। दूसरी चीज़ होती है कि ये तो वो है कि कोविड ना हो। अगर कोविड बहुत कम चांसेस हैं मौजूदा दौर में, मौजूदा टाइम में कि कोविड से बचा जा सके या कोविड के चांसेस कम हों, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोविड फैल चुका है। तो फिर दूसरी जो चीज़ आती है वो ये आती है कि अगर कोविड अभी नहीं है लेकिन कोविड पे हम रिस्क पे हैं, ऐसे समझ लें कि एक हालत जंग में है अब पूरी की पूरी कम्युनिटी हालत जंग में है। तो जब भी आप देखें कि जंग की सूरत हाल से कैसे बचा सकता है, एक पूरी की पूरी तैयारी की जा सकती है। जैसे कि लास्ट आप लोगों ने देखा होगा कि टिड्डी दल का जो है मीन के हमला हुआ था पाकिस्तान में। तो जहाँ से भी टिड्डी दल गुजरता तो साथ वाले जो किसान होते थे वो बड़े एक्टिव हो जाते हो, डोल वगैरह धुआं इस तरीके से, ताकि उससे बचा जा सके। यही सूरत हाल है कोविड की। मीन के कोविड हमारे इर्द गिर्द है, हमारे पास अभी नहीं है। मीन कि हमें नहीं हुआ, तो हमें एक अलर्ट सिचुएशन क्रिएट करनी है कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है जो अगर कोविड हो भी जाए, अगर हमारी तरफ आ भी जाए, तो हमारा कम से कम नुकसान हो। उसके लिए सबसे जो अहम चीज़ है वो हमारा इम्यून सिस्टम है कि इम्यूनिटी को सबसे पहली चीज़ है कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। फिर क्वेश्चन ये आता है कि हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसमें कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की, वो है न्यूट्रिएंट डेंसिटी, मीन के या यूँ कह लें न्यूट्रिएंट डेंस फूड। और दूसरी चीज़ है कि एनर्जी लेवल जो है उसको मेंटेन रखें। एनर्जी लेवल इस तरीके से मेंटेन रखा जाए कि ना कि उन सोर्स से एनर्जी ली जाए जिनमें ब्लैंक कैलोरीज़ हैं या एनर्जी डेंस हैं, बल्कि उन सोर्सेज से हम एनर्जी लें जो न्यूट्रिएंट डेंस हैं, जैसे कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मीट है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ताकि हमें एनर्जी के साथ साथ न्यूट्रिएंट भी मिलें। क्योंकि एनर्जी ना हो तब भी प्रॉब्लम है, और अगर एनर्जी सोर्स सही ना हो तब भी प्रॉब्लम है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी के साथ अहम किरदार है वो हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स का है। एक प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट का होना ज़रूरी होता है। तो इस हवाले से अब न्यूट्रिएंट डेंस फूड हमें इस्तेमाल करनी चाहिए और एनर्जी डेंस फूड को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी जो मिस्टेक हो रही है मौजूदा दौर में वो ये हो रही है कि लोग क्या करते हैं कि एनर्जी अपनी मेंटेन रख रहे हैं किससे, सॉफ्ट ड्रिंक्स के साथ, फास्ट फूड के साथ, या कोला ड्रिंक्स के साथ, इस तरीके से, या एनर्जी डेंस दूसरी चीज़ों के साथ, और साथ सप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो मीन के सप्लीमेंट के अपने बेनिफिट्स हैं, लेकिन फास्ट फूड के सिर्फ ये डिसएडवांटेज नहीं है कि वो सिर्फ एनर्जी रिच है, उसके साथ उसका दूसरा भी वो काफ़ी सारी चीज़ों का सोर्स है, जैसे कि शुगर है। शुगर जो एडेड शुगर है वो हमारी रिकमेंडेशन WHO के मुताबिक लेस दैन 5% होनी चाहिए। फिर इसके अलावा हमारे पास आ जाता है सैचुरेटेड फ़ैट। सैचुरेटेड फ़ैट भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। ये भी टोटल प्रोसेस्ड फूड से आ रहा होता है या फास्ट फूड से आ रहा होता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। इसके अलावा ट्रांस फैट है जो मीन के लेस दैन 1% होना चाहिए हमारे में, जो फास्ट फूड में एक लार्ज क्वांटिटी में मौजूद होता है। इसके अलावा जो चीज़ होती है, इसमें सोडियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जो हमारे ब्लड प्रेशर का भी इशू कर सकता है, और मौजूदा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के हवाले से वो बड़ा क्रिटिकल जो है बायोमार्कर्स है, उसको मीन के अपनी डाइट से कम करना ज़रूरी है। तो इसी वजह से हमें अपनी फूड को अगर हम चाहते हैं कि अगर कोविड खुदा न खास्ता आए भी सही और हमें उसका कम से कम नुकसान हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखें। और जैसा मैंने कहा है कि इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग रखा जा सकता है, अपनी एनर्जी को मेंटेन करके, एनर्जी को भी न्यूट्रिएंट डेंस फूड के ज़रिए, ना कि एनर्जी डेंस फूड से। फिर बात आती है कि इसके अलावा न्यूट्रिएंट डेंसिटी के अलावा एंटीऑक्सीडेंट,
काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट हमारी फूड्स में मौजूद हैं जो मीन के बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं किसी भी फॉरेन पार्टिकल के साथ फाइट में, या इन्फेक्शन को कम करने में, या फ्री रेडिकल्स को रिमूव करने में, जिसमें आपका विटामिन ई है, विटामिन सी है, और जिंक है, सेलेनियम है, विटामिन ए है। ये वो एंटीऑक्सीडेंट, इसके साथ कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन, फाइटोकेमिकल्स हैं। ये तमाम वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में पाए जाते हैं, जो किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट या फ्री रेडिकल के अगेंस्ट फ़ाइट करने में बॉडी में अहम किरदार अदा करते हैं। तो फिर हमें इन तमाम चीज़ों का इंटेक भी बढ़ाना चाहिए, ऐसी फूड का इंटेक बढ़ाना चाहिए जिसमें एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हैं। उसमें आपका ऐसी फूड जिसमें एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है, उसमें आपका आ जाता है पपीता, आ जाता है मीन के विटामिन सी के लिहाज से। इसके अलावा कैरेट्स हैं, एग्स है, मीट है, और साथ ऑरेंज हैं, लेमन है, जिंजर वगैरह, टर्मेरिक, ये वो चीज़ें हैं जो एंटीऑक्सीडेंट के हवाले से काफ़ी बेनिफिशियल्स हैं। और दूसरी बात वही है कि इनको मेंटेन रखने के लिए, ताकि अगर हम चाहते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे, तो फास्ट फूड और सॉफ्ट ड्रिंक से भी अवॉइड करें। ये एक जनरल चीज़ थी जो अगर हमें इम्यून के प्रिकॉशंस हैं ये, कि कोविड अगर नहीं हुआ, तो अगर कोविड हो जाता है तो फिर उसके लिए थोड़ा सा प्रोटोकॉल चेंज हो जाता है। जैसे कि अभी अगर कोविड नहीं हुआ, आप एंटीऑक्सीडेंट के लिए, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क का जो इस्तेमाल है वो काफ़ी मिक़दार में कर सकते हैं। इवन के एग यॉक, एग होल इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ जो है ऑरेंज वगैरह, लेमन वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब कोविड हो जाए, थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हो जाती है। एक तो कोविड पे डिपेंड कर रहा होता है काफ़ी सारी चीज़ें, और दूसरा हमें सिट्रिक फ्रूट्स जो हैं उनको कम करना होता है। एक विटामिन सी के हवाले से या एंटीऑक्सीडेंट के हवाले से तो बहुत बेनिफिशियल होती हैं, लेकिन इनका एक और साइड इफ़ेक्ट होता है सिट्रिक एसिड का, जो मीन के इरिटेशन जो है वो बढ़ा देती हैं, स्टोमक की या मीन के गट की इरिटेशन। इस वजह से अनकंफर्टेबल फील करता है पेशेंट। तो इसी वजह से हमें कोशिश करनी होती है कि सिट्रिक फूड को कम करें। फिर जब हम बात करते हैं इसकी कोविड डाइट, क्योंकि हमने मोस्टली डाइट को करना है, तो अगर हम कोविड की स्टेजेस की बात करें तो ये डिफरेंट स्टेजेस होते हैं जब अगर डिज़ीज़ अकर हो गई है। सबसे पहले एक माइल्ड स्टेज है जिसमें कॉमन सिम्पटम्स होती हैं, कोई इतनी ज़्यादा नहीं। दूसरा स्टेज है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो है फेलियर है, रेस्पिरेटरी डिज़ीज़ हो सकती हैं। थर्ड पे आपका सेप्सिस आ जाता है, फिर किडनी फेलर है, फिर क्रिटिकल इल पेशेंट्स हैं। तो वन बाई वन इन तमाम की डाइटरी मैनेजमेंट जो है ना डिफरेंट होती है, क्योंकि पेशेंट की करंट सिचुएशन के मुताबिक और पेशेंट्स की नीड के मुताबिक। आज हम सिर्फ़ और सिर्फ वो माइल्ड स्टेज को और रेस्पिरेटरी डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। ये जो फर्दर 3 स्टेजेस हैं वो हॉस्पिटल और क्रिटिकल पेशेंट केयर के हवाले से हैं। तो उनके एक तो बहुत ज़्यादा वास्ट है, उनको एक्सप्लेन करना बड़ा क्रिटिकल है, और टाइम कंज्यूमिंग भी है। वो इस तरह लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आज हमारा एक जनरल है। तो पहले आप लोगों को अंडरस्टैंड होगा, या किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं कि हम कैसे बच सकते हैं कोविड से। हमें तैयार रहना चाहिए, कोविड अगर हमें हो भी जाए तो हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो कि हमें कुछ ना हो। रिसेंटली मुझे ख़ुद को भी हुआ है कोविड, और अल्लाह का शुक्र है मैंने कोई मेडिकेशन यूज़ नहीं की। सिर्फ़ और सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह डाइट पहले भी सही होती है, तो उससे मज़ीद कोविड के दौरान भी मैंने थोड़ी सी डाइट को मज़ीद अच्छा किया। तो उसका ये हुआ कि किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए, और बिल्कुल ठीक हो गया विदिन फ्यू डेज़। तो इस हवाले से अगर आप लोग अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने में कामयाब हो जाते हैं तो काफ़ी सारी डिज़ीज़ से आप बच सकते हैं। तो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे कि इसका जो माइल्ड स्टेज है कोविड का, उसको उसकी सिम्पटम्स क्या होती हैं और उसे कैसे मैनेज किया जा सकता है। माइल्ड स्टेज की जो सिम्पटम में आपका हो सकता है, कफ़ हो सकती है, सोर थ्रोट हो सकता है, हेडेक हो सकता है, इसके साथ जो है रनी नोज़ हो सकता है,
और फीवर हो सकता है। ये मीन के कॉमन सिम्टम्स हैं। फिर बात ये होती है कि इन सिम्टम्स को रिमूव करने में हम कौन सी डाइटरी स्ट्रेटजीज़ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें कफ़ की, तो पहले कफ़ अगर सिम्टम्स के अलावा एक चीज़ है कि हमें इसमें क्या करना चाहिए। इसमें जब आपको माइल्ड सिम्टम्स अगर हो गई हैं मीन के कोविड की, तो उसमें आपको ख्याल करना चाहिए न्यूट्रिएंट डेंस फूड इस्तेमाल करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ जंक फूड्स है, फास्ट फूड, उसको कम करना चाहिए। वाटर का इंटेक बढ़ाना चाहिए, 2 से 3 केजी लीटर पर डे तक जो है ना वाटर इंटेक हो, और मैक्सिमम एनर्जी इंटेक हो, वो भी न्यूट्रिएंट डेंस फूड से, ना कि एनर्जी डेंस फूड से। फिर दूसरी चीज़ है कि अगर आपका न्यूट्रिएंट मीन के इंटेक जो है, फूड इंटेक सही नहीं है, बहुत कम है फूड इंटेक, तो आपको सप्लीमेंटेशन की तरफ भी जाना है। मीन के सप्लीमेंट्स भी करने होंगे, जिसमें आप सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। अगर शर्त यह है कि अगर आपका एनर्जी फूड इंटेक बहुत कम है, यूँ कह लें कि आपका जो फूड इंटेक है लेस देन 1000 किलो कैलोरीज पर डे से भी कम है, तो अल्टीमेटली फिर उससे न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं हो रही होगी। तो इस सूरत हाल में आपको सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। सप्लीमेंटेशन में आपका हो सकता है विटामिन डी के सप्लीमेंट हो सकते हैं, विटामिन सी के सप्लीमेंट हो सकते हैं, विटामिन ई के सप्लीमेंट हो सकते हैं, आयरन के सप्लीमेंट हो सकते हैं, फाइबर की सप्लीमेंटेशन हो सकती है, फोलेट की सप्लीमेंटेशन हो सकती है, और कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन। ये कॉमन सप्लीमेंट्स जो है ना तब यूज़ करने चाहिए अगर आपका फूड इनटेक सही नहीं है। फिर आती है कि अगर आपको कफ़ को कैसे डाइट के ज़रिए जो है ना ठीक किया जा सकता है। कफ़ को जो ठीक करने का है वो आपका हो सकता है कि आप हनी और नींबू के एक वाटर एक दोनों को मिक्स करके भी ले सकते हैं, टी की फॉर्म में ले सकते हैं। कफ़ रिमूवल के तौर पर एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है। इसके अलावा पाइन एप्पल है, पाइन एप्पल का इस्तेमाल जो है वो काफ़ी अच्छा होता है कफ़ के हवाले से। इसके अलावा मीन के आप गार्गल करें, मीन के गरारे जिसे कहा जाता है, स्टीम लें। ये इस तरीके से काफ़ी ये आपको रिलीव देती हैं कफ से। दूसरी बात आ जाती है सोर थ्रॉट के, सोर थ्रॉट को कैसे कम किया जा सकता है डाइट के ज़रिए। उसमें आपका सोर थ्रॉट में टी है, जिंजर और टर्मेरिक। टी का इस्तेमाल, टी में ग्रीन टी ज़्यादा स्पेसिफिक वो की जाती है, ना कि दूसरी टी। और क्योंकि हमने कैफ़ीन की जो यूटिलाइजेशन है अल्कोहल की और कैफ़ीन की, इसको कम करना है, तो टी में ग्रीन टी इस्तेमाल करनी है, ना कि दूसरी टी, ताकि कैफ़ीन का इंटेक जो है वो कम से कम हो। मीन के अगर आपको सोर थ्रॉट के लिए टी ले सकते हैं, जिंजर है, टर्मेरिक है, सूप वगैरह, फ़िश का इस्तेमाल जो है ना काफ़ी हद तक सोर थ्रॉट से हमें रिलीव देता है। इसके अलावा ये है थी अगर हमारे पास माइल्ड सिम्टम्स हैं, अगर माइल्ड अटैक है कोविड का, तो हम ये अपनी जो है ना डाइटरी रिकमेंडेशन रख सकते हैं। मीन के मेन बेसिक वही है कि आप फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इन चीज़ों से बचें, और न्यूट्रिएंट डेंस फूड। लेकिन कुछ जो हैं एक रेमेडीज़ के तौर पर मैंने 2-3 चीज़ें बताई हैं, आप लोग ये भी मीन के अपने इंटेक ले सकते हैं फूड का। तो इसके बाद होता है कि अगर डाइटरी मैनेजमेंट, पल्मोनरी डिजीज़ में क्या हो सकता है, नमूनिया हो सकता है, माइल्ड नमूनिया हो सकता है, सीवियर निमोनिया हो सकता है, साथ जो है ना एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकती है। ये भी मीन के सिम्टम हैं इसके कोविड के, ये यूँ समझ लें स्टेज 2 होता है सिर्फ। अब आज हमने यही डिस्कस करना है। फिर बात आती है कि इसकी सिम्टम्स क्या हैं मीन के इस अटैक की। तो इसकी मल्टीपल सिम्टम्स हैं, और हर सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए हमारे पास डाइटरी मैनेजमेंट होनी चाहिए। एक हर सिम्टम्स को अलग अलग से जो है अलग अलग मीन के सेपरेट डाइटरी प्लान से हम क्योर कर सकते हैं, या यूँ कह लें क्योर ना कहें तो प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन जब एक तमाम सिम्टम्स के अगेंस्ट डाइट प्लान जो बनेगा वो एक बनेगा,
लेकिन जो चीज़ हम सोर थ्रोट के लिए या कफ के लिए यूज़ कर रहे होंगे, अगर इसी तरह से अगर डिसेप्निया है तो उसके लिए और चीज़ इस्तेमाल हो रही होगी। इस तरीके से हम कोविड के लिए की जो डाइट है वो मैनेज कर सकते हैं। बात है सबसे पहली जो चीज़ होती है वही कफ़ है। आई मीन के जितनी भी हमारी जो माइल्ड स्टेज पे जो चीज़ें थी वो सारी की सारी फर्दर स्टेजेस पे भी मौजूद होंगी, और जो रिकमेंडेशंस हैं डाइट की या प्रिकॉशंस हैं वो भी, लेकिन उसमें मज़ीद जैसे जैसे स्टेज बढ़ता जाता है प्रिकॉशंस वगैरह भी बढ़ती जाती हैं। उसमें आपका कफ़ है, कफ़ को हनी और लीमन से जो है आप क्योर कर सकते हैं, मीन के यूँ कह लें प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके बाद जो है जो इश्यू होता है स्टेज 2 में है वो है अर्ली स्टेटी, मीन के फुलनेस। ए पेशेंट जब हम जाते हैं हॉस्पिटल में तो उनकी यही शिकायत होती है कि हमारे कुछ कॉमन हैं, जैसे एनोरेक्सिया है, वोमिटिंग है या अर्ली स्टेटी है। ये कॉमन सिम्पटम्स होती हैं जो पेशेंट कहता है कि मुझे जो है ना ये हो रही हैं, तो इसी वजह से मुझसे इनटेक नहीं किया जा रहा। अर्ली स्टेटी का ये है, एक तो न्यूट्रिएंट डेंस फूड दें आप उनको, न्यूट्रिएंट डेंस फूड। और दूसरी होती है कि अर्ली स्टेज के कम फाइबर वाली फूड्स हों, ताकि जल्द फूड जो है अब्ज़ॉर्ब हो जाए और उसकी अब्ज़ॉर्प्शन ज़्यादा हो। अगर मीन की अब्ज़ॉर्प्शन कम होगी तो स्टोमक में फूड मौजूद रहेगी, तो वही फुलनेस वाली सेंसेशन जो है ना वो आती रहेगी। और दूसरा स्मॉल पोर्शन साइज़ जो है ना फूड के देने चाहिए अगर इस तरह की सूरत हाल है। दूसरा होता है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का भी यही सेम ट्रीटमेंट है अर्ली स्टेज या एनोरेक्सिया में। स्मॉल मील पोर्शन हो और न्यूट्रिएंट डेंस फूड हो, और ऐसी फूड हो जो एपिटाइट को इंक्रीज़ करे। नर्वोज़िया मोस्टली इस वजह से हो रहा होता है कि एपिटाइट ना होने की वजह से जो है ना नर्वोज़िया होता है, एनोरेक्सिया होता है। इसके अलावा जो दूसरी शिकायत आ रही होती है वो होती है वेट लॉस के हवाले से। जो मीन के पेशेंट हैं काफ़ी उनका वेट मुसलसल जो है डिक्रीज़ हो रहा होता है। उसके लिए है एक तो न्यूट्रिएंट डेंसिटी को मद्देनज़र रखते हुए एनर्जी को मेंटेन रखें, और जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है अगर उन पेशेंट के लिए जिनका वेट लॉस हो रहा है वो होता है 30 से लेकर 35 किलो कैलोरीज पर केजी के हिसाब से जो है ना एनर्जी इनटेक होना चाहिए उसका। और दूसरा उस मसल लॉस को रोकने के लिए प्रोटीन का इंटेक जो है वो अभी एम्पल होना चाहिए, मुनासिब इंटेक, जो उसमें इनके 1.2 से लेकर 1.7 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से जो है प्रोटीन इंटेक होना चाहिए उसका। इसके अलावा वेट लॉस को इस तरीके से रोका जाता है। फिर एक जो इशू आता है वो है डिसेप्निया। डिसेप्निया मीन के जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी कह सकते हैं, सांस का उखड़ जाना जिसे कहते हैं। डिसेप्निया को किस तरह ट्रीट किया जा सकता है? डिसेप्निया को इस तरह से ट्रीट किया जा सकता है डाइट के ज़रिए कि कार्बोहाइड्रेट, अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है तो कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड जो है वो कम से कम दें। यूँ कहें कि हमें डिसेप्निया को ट्रीट करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स को कम और फैट की कंजप्शन को, फैट इंटेक को बढ़ाना होता है, और साथ प्रोटीन को, क्योंकि डिसेप्निया हो रही होती है जिसमें ऑक्सीजन मुसलसल कम हो रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा होता है। जितनी भी कार्बोहाइड्रेट्स वाली फूड हैं वो ऑक्सीजन को ज़्यादा कंज्यूम करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं। इस सबसे कम ऑक्सीजन जो कंज्यूम होती है वो आपकी फ़ैट में होती है, तकरीबन 0.7, और इसके अगेंस्ट फिर प्रोटीन से होती है 0.8, और कार्बोहाइड्रेट से तकरीबन 1 ऑक्सीजन की कंजप्शन होती है। इसी तरीके से ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो अगर डिस्पनिया हो, मुसलसल शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो, सांस उखड़ रही हो, तो तब जो है फ़ैट रिच फूड देनी होती है, और फ़ैट भी हेल्दी फ़ैट्स में आप हो सकता है फ्लैक्स सीड ऑयल हो सकता है, कॉर्न ऑयल हो सकता है, सनफ्लावर ऑयल हो सकता है, और ओलिव ऑयल हो सकता है। इनके तमाम जो मोफ़ा और पूफ़ा की सिलेक्शन है ना वो आप दें, ना कि सैचुरेटेड फ़ैट या इस तरीके से। अक्सर लोग जब फ़ैट जो है मायोनीज़ वगैरह या इस तरीके से चीज़ें जो है ना इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो या घी, देसी घी, यहाँ कुछ पेशेंट आते हैं तो वो कह रहे देसी घी का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ऐसी चीज़ें नहीं, मीन के मोफ़ा और पूफ़े में से सिलेक्ट करनी है। ये डिस्पनिया के हवाले से।
दूसरी चीज़ जो होती है पेशेंट की, वो होती है फटीग, मीन के बहुत ज़्यादा थकावट फ़ील हो रही है। तब थकावट के लिए आप प्रोटीन रिच फूड का इंटेक बढ़ाना होता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा फूड हो तो बॉडी की जो थकावट हो रही होती है वो सबसे ज़्यादा हो रही होती है लेज़ीनेस की वजह से। मीन के बॉडी एक्टिव नहीं है, बॉडी का सिस्टम एक्टिव ना होने की वजह से ऐसा हो रहा होता है। जब आप प्रोटीन इंटेक बढ़ाते हैं तो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जो है ना थोड़ा सा फास्ट होता है, तो ये थोड़ी सी जो शिकायत है वो कम होती है। इसी वजह से जो है फ़ीवर में भी यही हो रहा होता है, तो फ़ीवर में भी प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना होता है। इसके बाद आती है जो दूसरी सिम्पटम है इसमें रेस्पिरेटरी डिजीज़ में, वो है स्पुटम, मीन के बलगम का बहुत ज़्यादा होना। तो जब बलगम की शिकायत हो तो तब उसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे फूड का इस्तेमाल किया जाए जो बलगम को रिलीव करने में अहम किरदार अदा करें। उसमें आपकी ग्रीन टी है बहुत अच्छी है, और ब्रॉथ जैसे चिकन ब्रॉथ है या चिकन सूप है, वो भी मीन की एक अच्छी रेमेडीज़ होती है स्पोटम को डिक्रीज़ करने में। इसके अलावा एक चीज़ होती है कि स्पोटम की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ रही होती है हिस्टामाइन की प्रोडक्शन की की वजह से। अगर हिस्टामाइन ऐसी फूड जिसमें हिस्टामाइन होता है तो उससे भी को डिक्रीज़ कर दिया जाए तो भी स्पोटम कम हो सकता है। या यूँ कह लें कि अगर स्पोटम की शिकायत हो तो ऐसी फूड हमें नहीं देनी चाहिए जिसमें स्पोटम है। तो मिल्क में हिस्टामाइन नहीं होता, लेकिन मिल्क की कंजप्शन वैसे जब स्पोटम हो तो एलर्जी जो है काज कर सकता है, मिल्क एलर्जी हो सकती है, तो इसी वजह से मिल्क की कंजप्शन जो है ना कम करनी होती है। और ऐसी फूड जिसमें हिस्टामाइन मौजूद होता है उसमें आपका है फूड ड्राइड फ्रूट्स हैं, जितनी एप्रिकॉट जितनी भी ड्राई फ्रूट हैं मोस्टली उसमें हिस्टामाइन की अच्छी मिकदार मौजूद होती है। एवोकेडो है, और इसके साथ स्पाइनच है, टमाटो है, और चीज़ है, योगर्ट है। ये तमाम चीज़ें जो हैं हिस्टामाइन की प्रोडक्शन इसमें ज़्यादा होती है, तो इनको मेंटेन करना या डिक्रीज़ करना ज़रूरी होता है अगर स्पेटम की शिकायत है। इसके अलावा जो इशू होता है वो होता है वॉमिटिंग का। इस तरह के पेशेंट में वॉमिटिंग जब हो रही है तो वॉमिटिंग को रोकने के लिए पहली चीज़ तो वही है कि न्यूट्रिएंट रिच फूड दें और स्मॉल अमाउंट दें। फिर ये होता है कि ड्राई फ्रूट्स दें, मीन के ड्राई फ्रूट से मुराद है नट्स वगैरह, ड्राई फूड मीन के स्मूदी टाइप ना हो उसमें अगर वॉमिटिंग की शिकायत है, उसे लिक्विड के साथ किसी लिक्विड के साथ फूड ना दी जाएँ, जैसे कि नट्स आप दे सकते हैं, या अगर कोई फूड दे रहे हैं तो ऐसी हो जिसमें वाटर मिल्क या इस तरीके की किसी तरह की एडिशन ना हो। मीन के पपाया पपीता दें, एप्पल दें फ्रूट्स में से, या वेजिटेबल में से अगर आप दें ब्रोकली वगैरह, तो ताकि ऐसी चीज़ हो जिसमें साथ लिक्विड ऐड ना हो, मीन के स्मूदी जूसेस वगैरह ये चीज़ें ना हो वॉमिटिंग को कम करने के लिए। इसके अलावा जो इशू आता है वो अनीमिया भी होता है पेशेंट में, एचबी काफ़ी लो आ रही होती है, क्योंकि आपने जितना भी इशू है इसका सांस का, तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो रहा है। ऑक्सीजन की अगर कमी हो रही है तो ऑक्सीजन की कमी से यूँ कह लें कि एचबी की कमी की वजह से भी ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तो एनीमिया या हेमोग्लोबिन कम हो रहा है तो फिर हेमोग्लोबिन को मेंटेन रखने के लिए आयरन रिच फूड देनी चाहिए, अगर ज़रूरत है तो सप्लीमेंटेशन भी यूज़ करनी चाहिए, और साथ विटामिन सी रिच फूड देनी चाहिए। फिर एक चीज़ आती है इसमें पेशेंट में, वो होती है आपकी मीन के वाटर रिटेंशन। मीन के वाटर रिटेन हो रहा होता है, ओडिमा वगैरह हो रहा होता है, तो जब वाटर रिटेंशन की सूरत हाल हो तो फिर पोटाशियम का इंटेक बढ़ाना चाहिए, लिक्विड का, और साथ सोडियम का जो इंटेक है वो कम करना चाहिए। फिर लास्ट पॉइंट जो होता है इसके हवाले से, डाइट के हवाले से जो अहम है मीन के कोविड या निमोनिया में, वो है ब्लूटिंग। ब्लूटिंग काज करने के लिए जैसे डिसेप्निया वगैरह भी हो रहा होता है, तो उसमें ऐसी फूड जो ब्लूटिंग काज करती है जिसमें आपका मिलन है, कोकम्बर है, कैबेज है, टर्निप है, तो इस तरह ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, तो उनका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए ताकि ब्लूटिंग से बचा जा सके। ये एक जनरल रिकमेंडेशन थी कोविड के पेशेंट के हवाले से या कोविड के हवाले से।
फर्दर अगर हम बात करें कोविड की, मीन के अगर इसके फर्दर जो स्टेजेज हैं जैसे सेप्सिस है या किडनी फेलर है, वो थोड़ा सा क्रिटिकल ट्रीटमेंट है उसका। तो मेरे ख्याल में एक जनरल नॉलेज के लिए आप लोगों के लिए इनफ है। अगर आप लोग दोबारा मज़ीद वो करना चाहेंगे तो हम उसके लिए एक सेपरेट लेक्चर रखेंगे कि पूरी की पूरी मैनेजमेंट कैसे है। ये अभी आप लोग जो माइल्ड मीन के इश्यूज़ हैं, जिनके कोविड के या कोविड के जिसको चांसेस हैं, जिनको कोविड नहीं हुआ, उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए इनफ थी। अगर आप इसे सही तरीके से यूटिलाइज़ करें कि कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर कोविड आप लोगों को आता है आपकी तरफ, और अगर हो जाता है तो उससे कैसे मैनेज किया जा सकता है डाइट से, जितनी भी सिम्टम्स हैं हर सिम्टम को कैसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। आप लोग जो भी क्वेश्चन है मुझे वन बाय वन बताएं, मैं आपको आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन? सॉरी, मैं आप लोगों के क्वेश्चन नहीं देख पा रहा। किसी के क्वेश्चन हैं तो